डॉक्टर साहब 90 डेज चैलेंज में अभी एक पेशेंट हमारे आए हुए हैं। वो रात को सो ही नहीं सकते। ठीक है, हाथ ही नहीं हिला सकते, बाजू नहीं हिला सकते, चीखें निकल जाती हैं। ठीक है, चूंकि आपको शुगर नहीं, आप दोनों को, आप उस चीज़ से गुजरे हुए नहीं है। ये बंदा बशर जो है ना, उसने वो चीज़ लाइफ में बर्दाश्त की हुई है। सही। और वो है आपका जो कंधा है ना, ये हिलता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसको फ्रोजन शोल्डर शायद आप लोग बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मुझे आई थिंक 2016-17 में ये हुआ था। सब पता चलता है कि आपका बाजू बिल्कुल ही हिलता ही नहीं है। और थोड़ा सा अगर आप इसको हिलाएं तो चीखा निकाल देता है। सर, ये इतना दर्द होता है फ्रोजन शोल्डर का। मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था कि ये शुगर की वजह से। मैं चला गया डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे पुराने डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब, बड़े मायानाज सर्जन हैं इसके, ऑर्थोपीडिक के। किस ज़माने में उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था टांग का। ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उनके पास चला गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपको शुगर तो नहीं है? मैंने कहा शुगर तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और दवाइयाँ मैं रज के खा रहा हूँ। तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि वो फ्रोजन शोल्डर शुगर की वजह से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने खैर मुझे पेन किलर ही दिए और साथ में उन्होंने कुछ एक्सरसाइज का बोला। उन्होंने कहा कि शुगर कंट्रोल किए बगैर बात नहीं बनी। उन्होंने कहा जी आप चार्ट बनाइएगा एक। मैंने चार्ट शार्ट बनाया, मैं उनके पास लेकर गया तो मेरी फास्टिंग कभी 120 आ रही है, कभी 130 आ रही है, रैंडम मेरी 180 आ रही थी। गोलियां मैं सारी खा रहा था। उनके पास गया, उन्होंने कहा कि जी चौधरी साहब जब तक आपकी शुगर ठीक नहीं होगी। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब 180 तो ठीक है। कहा जी नहीं ठीक है। मैंने कहा मेरी फास्टिंग में 125 आ रही है। तो कह रहे नहीं ठीक है, आपकी फास्टिंग 100 के करीब होनी चाहिए, आपकी रैंडम 140 के करीब होनी चाहिए, अदरवाइज ये मसले मसाइल आपको होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो मुझे कोई कम अज कम भी कोई 2-3 महीने लगे। मैंने बड़ी फिर यूट्यूब पे जाके एक्सरसाइज भी ढूंढी, सारा कुछ किया, फिर जाके वो ठीक हुआ। आप डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये फ्रोजन शोल्डर, अच्छा ये मेरे चूंकि लेफ्ट साइड पे था तो मुझे एक तो ये लग रहा था कि ये कहीं दिल का तो नहीं मसला हो गया। ठीक है, तो ये बताएं जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाए वो क्या करें सर? सर देखिए, 2-3 चीजें हैं खास तौर पे। ये बेचारे जो कंधा जाम वाले हैं, फ्रोजन शोल्डर वाले हैं, ये सिर्फ एक पेशेंट नहीं है, ये हर दूसरा तीसरा चौथा पेशेंट हमारे पास सीजन में आ रहा है, उसको कभी ये फ्रोजन शोल्डर का शिकार होता है वो। और बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको कहा था कि शुगर कंट्रोल करनी है, लेकिन शुगर के बाद सर आप यकीन करें पेन किलर से इनकी ये पेन जाती नहीं जाती। ये इस साइड पे सो ही नहीं सकते। ये हमेशा एक साइड पे पहनी जाती। कमीज नहीं पहनी जाती, इससे सब बहुत मुश्किल सर। मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है ना, ये बाजू नहीं उठता, कभी फ्रंट पे नहीं जाया जाता, कभी इधर नहीं जाया जाता, तो उसकी वजह से मूवमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और इनको नॉर्मल रूटीन के काम करते हुए बहुत ज्यादा फ्रोजन शोल्डर को ना सर, पहले हम इलाज में थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले इसकी चीजें मैं लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। फ्रोजन शोल्डर में ना लोग कंफ्यूज दो चीजों के साथ नॉर्मली करते हैं। एक तो पेन इधर होती है, अक्सर डायरेक्ट उधर कंधे पे नहीं हो रही होती, थोड़ी सी नीचे हो सकती है, पीछे थोड़ी सी आपके बैक साइड पे हो सकती है। उसमें फिर शक दो चीजों का जाता है, एक हार्ट का कि कहीं दिल का मसला ना हो, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दूसरा इसमें बाजू का फालिज का भी डर लगता है कि कंधा हरकत नहीं कर रहा है, फालिज का अटैक तो नहीं हो गया। तो ये दो चीजें अक्सर कंफ्यूज करती हैं। फ्रोजन शोल्डर स्टार्ट भी आहिस्ता आहिस्ता होता है, स्टेप बाय स्टेप। एकदम नहीं स्टार्ट होता कि आप सुबह उठे आपका कंधा, ऐसा नहीं होता। ये ग्रेजुअली आपका बिल्ड हो होता है। जिस समय जैसे शुगर ज्यादा होती है वो आपकी इन्फ्लेमेशन हर जगह करती है, वो आपके शोल्डर के जो टिश्यूज है वहां पे इन्फ्लेमेशन करती है, जिससे आपके शुरू में ना आपकी बाहर वाला जो बाजू ले जाना ना वो मुश्किल होती है। एक्सटर्नल रोटेशन जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले वो इफेक्ट होती है। और लोग अपना बाजू जो पीछे कमर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जाता, नहीं होता सर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जो अबव द शोल्डर ले जाना, हेड ले जाना है तो ऊपर कंधा नहीं जाएगा, ये तकलीफें बाद में आना स्टार्ट होती हैं। इसमें जो जैसे हमने बताया कि इसकी अजियत क्या क्या है, कि सोना बड़ा मुश्किल है, आपको कमीज चेंज करनी है, वॉशरूम जाना है, कोई काम करना है, और बाज दफा लोगों के बायलैटरल भी इन्वॉल्व हो जाता है कि एक कंधा के साथ दूसरा भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी जब हम बात करें इसके, वैसे तो इसकी ट्रीटमेंट में इसकी स्टेजेस है 3 तरह की। पहली स्टेज में पेन ज्यादा होती है,
दूसरी स्टेज, और वो 3 से 6 महीने चल सकती है। उसकी दूसरी स्टेज है, उसमें स्टिफनेस ज्यादा होती है, पेन कम हो जाती है। थर्ड में दोनों चीजें ऑन एंड ऑफ हो सकती हैं, जो कि ये तकरीबन इसका दुरानिया है। वैसे ये इट्सल्फ बाज़ वक्त कुछ लोगों में रिजॉल्व हो जाता है, कुछ लोगों में कुछ मेजर्स करने होते हैं, और ये तकरीबन इसका बाज़ वक्त 1 साल से 2 साल तक का दुरानिया हो सकता है। लेकिन आप इसको मजीद बढ़ने से मुझे कैसे तकरीबन 3 महीने लगे थे उसको रिवर्स करने में। फिजियोथेरेपी मैंने फुल करवाई तो थी। इसको रिवर्स करने के लिए सबसे नंबर 1, जैसे डायबिटीज की आपने बात की, शुगर का पेशेंट है तो अपनी शुगर बहुत अच्छा आइडियल रेंज में कंट्रोल करनी है। अगर दवाइयों के साथ कर रहा है या बगैर दवाइयों के, हम तो बगैर दवाइयों के हक में होंगे। बिल्कुल। दूसरा, इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि फिजियोथेरेपी करवानी है, और उसमें देखना होता है कि रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी है। और फिजियो भी बाज़ औक़ात किसी ऐसे बंदे के पास नहीं चले जाना जो आपकी इतनी दर्दें करवा दे कि आप पूरा हफ्ता चीखते गुजार दे। और थर्ड नंबर पे फिर रोल आ जाता है इंजेक्शंस का, जिसमें स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो रूमेटोलॉजिस्ट से लगवा सकते हैं या ऑर्थोपेडिक से, जो कि इंजेक्शन इसके लिए टेम्परेरी है कि इसको रिलीफ देने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। वो बाज़ वक़्त महीने बाद भी रिपीट करने पड़ सकते हैं, और 3 to 4 मंथ्स के बाद। सर ये बुनियादी तौर पे केस रूमेटोलॉजिस्ट का है या ऑर्थोपेडिक है? ये सर दोनों के पास जाते हैं, दोनों ही हैं, दोनों इसको इसको डील कर देखते होते हैं। सकते मेरे पास सर एक पेशेंट है यूके से, लास्ट 1.5 ईयर से फिजियोथेरेपी चल रही है, ओके। और अभी तक उनकी 50% से ज्यादा मूवमेंट वापस नहीं आई। इतना सम टाइम प्रॉन्ग हो जाता है, prolong हो जाता है। इट्स लाइक पैरालिसिस। आखिरी इसका हल सर्जरी होती है। अच्छा। जिसमें बेहोश करके इसकी मूवमेंट्स को लाइक वो अलाउ किया जाता है। सर्जरी वाली बात पे सर 3 इंजेक्शंस लग चुके हैं एक पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर के, और अभी तक उसकी मूवमेंट बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुई। अब डॉक्टर्स ने, ऑर्थोपेडिक ने उनको नर्व को कंप्रेस किया जाता ताकि फ्रोजन शोल्डर तो चले ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन उसमें जस्ट पेन हो रहा है, पेन को सप्रेस करने के लिए नर्व को बेसिकली नर्व सप्रेसर लगाए जाते हैं। नाज़रीन, फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम हो जाना, ये शुगर के मरीजों में आम चीज़ होती है। अगर आपको अभी तक नहीं हुई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर आपकी फैमिली में है या आपको हो चुका है तो सबसे पहले तो शुगर कंट्रोल करनी है, और उसके बाद आपने रूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक किसी एक डॉक्टर के पास जाएंगे, और फिर आपको फिजियोथेरेपी के लिए लंबे सेशन आपको लगने होंगे। लेकिन जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी ये बातें ठीक नहीं हो, आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं होगा। शुगर कंट्रोल करने के लिए 90 दिन का चैलेंज जो है हमारा, वो इसी चीज़ का हल है कि आप बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। 90 दिन के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, और अगर आपकी फैमिली में किसी बंदे को या आपके दोस्तों के सर्कल में किसी बंदे को फ्रोजन शोल्डर हुआ था या अभी भी है, ये वीडियो का लिंक आपने उसको लाजमी भेज देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।